बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। अब तक हमने पढ़ लिया है कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी हम किसका अध्ययन करते हैं, हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। उन्हीं में से आज हम पहली विधि की चर्चा करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी। तो मैंने आपको कहा था कि आंकड़े दो तरीके से दिखा सकते हैं आप, सारणी बनाकर या तो चित्र बनाकर। जब हम चित्र बनाकर आंकड़ों को दिखाएंगे तो उसको हम बोलते हैं बंटन सारणी, और उसके साथ में अगर हम बारंबारताएं भी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, बारंबारता क्या होती है, बंटन सारणी किसे कहते हैं और आंकड़े क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम सारणी बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आंकड़ों का परिसर। आंकड़े तो आप जानते हैं क्या होता है, परिसर देखते हैं आंकड़ों का परिसर क्या होता है। आंकड़े क्या होती हैं, सूचनाएं जो कि क्या हो, अर्थपूर्ण हो। ऐसे ही कोई भी आंकड़ा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15, तो ये कोई सूचना नहीं है। 15 का क्या मतलब है, ये 15 गिलास पानी है, या फिर 15 विद्यार्थी हैं, या फिर ये क्या है, ये फिर या फिर मेरे जेब में पड़े जा है पेनों की संख्या है। ऐसा आप कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थहीन आंकड़ा है तो अर्थहीन संख्या को हम क्या कहते हैं, आंकड़ा नहीं कहते। अर्थपूर्ण कोई अंक अगर लिखा है तो उसको हम आंकड़ा कहते हैं। देखिए अगर आपने कोई सर्वेक्षण किया है, जैसे कि मैं कहूँ मैंने कक्षा टेस्ट लिया 20 नंबर का अपने विद्यार्थियों का, तो 20 मार्क जो हैं कुल अंक हैं, कुल नंबर हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हैं 20 अंकों का मैंने एक टेस्ट लिया है। और हमारा कोई गरीब विद्यार्थी, मतलब कमज़ोर विद्यार्थी, मैथ्स का कोई गरीब विद्यार्थी 20 में से लेके आया 7 नंबर, और जो बहुत अच्छा अमीर आदमी है, मैथ्स में अमीर का मतलब जिसको मैथ्स अच्छे से आती है, वो लेके आया 20 में से 20। और कुछ बच्चे 8 लेके आए, 14 लेके आए, 15 लेके आए, या और भी कुछ। तो सबसे गरीब कितना लेके आया, 7, और सबसे जो मैथ्स में अमीर है वो कितना लेके आया, 20। तो आंकड़े जब भी आप एकत्रित करेंगे तो डेफिनेटली आंकड़ों में एक न्यूनतम आंकड़ा होगा और एक उच्चतम आंकड़ा होगा। हो सकता है एक से अधिक न्यूनतम आंकड़े हो, मतलब कि 2-3 लोगों के न्यूनतम मार्क्स आए, ठीक है ना। 4-5 आदमी मैथ्स में गरीब हो गए, ये लो, ठीक है, और 4-5 आदमी मैथ्स में अमीर भी हो गए, तो हो सकता है कि उसका एक न्यूनतम आंकड़ा डेफिनेटली रहेगा। 7 मिनिमम मार्क्स हैं और 20 क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है। तो इन न्यूनतम और अधिकतम आंकड़ों का जो अंतर होगा ना, ये जो अंतर होगा 20 - 7 यानी कि 13, ये क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। या आप कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 7 से 20, ऐसा भी बोलते हैं बच्चों, 7 से 20। परिसर क्या है, 7 से 20। इसका मतलब इन आंकड़ों में न्यूनतम तो वैल्यू 7 है और अधिकतम वैल्यू कितनी है, 20 है। न्यूनतम तो 7 है और अधिकतम वैल्यू 20 है। ये अंतर भी दिखा सकते हैं, अंतर को ही हम परिसर कहते हैं। 13 इसका परिसर हो गया। या आप इस परिसर को 7 से 20 भी लिख सकते हैं। 7 - 20 नहीं है, ये 7 to 20 है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो देख लीजिए, किसी भी सर्वेक्षण में प्राप्त विभिन्न आंकड़ों में से अधिकतम आंकड़े और न्यूनतम आंकड़े के मापों का अंतर अभिष्ट आंकड़ों का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। अभी उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि यदि आंकड़ों का परिसर का मान उच्च होता है, यानी कि अंतर बहुत बड़ा हो, जैसे यहाँ तो 13 ही है, और अंतर क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण वर्गीकृत बारंबारता बंटन बना के करते हैं। और अगर परिसर कम है, हमारे पास आंकड़ों की संख्या कम है, आंकड़ों की संख्या क्या है, कम हमारे पास आंकड़े हैं, 10-15 ही आंकड़े हैं, तब हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हम बनाएंगे। मतलब प्रस्तुतिकरण की हम बात कर रहे हैं कि हम कब तो वर्गीकृत प्रस्तुतिकरण करेंगे और कब अवर्गीकृत। तो अगर आपके पास गिने चुने ही आंकड़े हैं, गिनी चुनी सूचनाएं हैं, तो आप सारी सूचनाओं को अलग अलग बता सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारी 100 विद्यार्थियों की सूचनाएं हैं, तो 100 विद्यार्थियों की अलग अलग सूचना बताने से अच्छा है आप उन विद्यार्थियों के क्या बना दें, समूह बना दें। अलग अलग 5 समूह बना के बता दें कि ये 5 समूह में ऐसा है, 5 में ऐसा है, और एक समूह में ऐसा है, दूसरे में ऐसा है, तीसरे में ऐसा, और चौथे में ऐसा, 5वें में ऐसी सूचनाएं हैं। तो जब बहुत बड़ा परिसर होता है
तब और आंकड़े बहुत अधिक होते हैं तब हम क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाएंगे। बारंबारता बंटन पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आंकड़े होंगे तब हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाएंगे। गिने चुने आंकड़े होंगे, 10-15 या 5-10 आंकड़े होंगे, तब हम बनाएंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम आंकड़ों का क्या कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण क्यों करते हैं? ताकि सरलता से अध्ययन किया जा सके। यहाँ कौन से प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे हम? बंटन सारणी वाले प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि परिसर क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर। ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, 13 भी लिख सकते हैं, 7 से 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, माइनस में नहीं लिखेंगे। फिर देखिए बच्चों आगे कि यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण है, उदाहरण संख्या 1 कि किसी गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्न अंक प्राप्त किए गए हैं। एक रोल नंबर 1 के 55 नंबर आए हैं 100 में से, इसके आए हैं 36, 95, 73, 60, 42, 42, 25, 78, 75 और 60। तो ये रोल नंबर 10 तक के आपको क्या दे दिए गए हैं, गणित की परीक्षा में प्राप्तांक दे दिए गए हैं। अब आप बताइए मुझे, क्या ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं? सिर्फ 10 ही आंकड़े हैं, तो इनका प्रस्तुतिकरण हम कैसे करेंगे? पहली बात तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में अवर्गीकृत करेंगे, अवर्गीकृत प्रस्तुतिकरण करेंगे। और क्या 10 ही हैं? 10 ही हैं, इसलिए व्यक्तिगत सूचना दी जा सकती है। क्या व्यक्तिगत सूचना दी जा सकती है? बिल्कुल सूचना व्यक्तिगत दी जा सकती है। रमेश के कितने आए, सुरेश के कितने आए, ठीक है ना, पूजा के कितने मार्क्स आए, अलग अलग बताए जा सकते हैं, अलग अलग मार्क्स बताए जा सकते हैं, क्योंकि 10 ही तो आंकड़े हैं। 10 सूचनाएं देने में हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। इसलिए जब हम अलग अलग आंकड़ा लिखते हैं, अलग है ना, हर एक आंकड़ा अलग अलग बताते हैं, तो ऐसे आंकड़ों का इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण कहलाएगा अवर्गीकृत प्रस्तुतिकरण। वर्गीकृत प्रस्तुतिकरण या फिर व्यक्तिगत सूचना या व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा प्रस्तुतिकरण। आपको बात समझ में आई कि आंकड़े अगर कम हैं तब आप हर एक आंकड़े को अलग अलग बता सकते हैं कि इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए। तो ऐसा प्रस्तुतिकरण कहलाएगा व्यक्तिगत श्रेणी प्रस्तुतिकरण या फिर अवर्गीकृत प्रस्तुतिकरण, क्योंकि हमने इसमें कोई वर्ग नहीं बनाया गया है। यहाँ वर्ग से कहने का मतलब है कोई समूह नहीं बनाया है, हमने डायरेक्ट ही ऐसे लिख दिए हैं, एक लाइन में लिख दिए हैं रोल नंबर वाइज। तो फिर ये क्या हो गया, अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी प्रस्तुतिकरण। समझ में आया बात? अब देखिए इसका परिसर अगर मैं बताऊं आपको, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा, मिनिमम मार्क्स कितने हैं? मिनिमम मार्क्स हैं 25। फेल हो गए ये गरीब महोदय, ठीक है, इसको दोबारा से और मेहनत करनी चाहिए। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 95। मैथ्स में अमीर आदमी है ये। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 25 से 95 या आप घटा के बता दीजिए 70। परिसर कितना हो गया? 70। तो परिसर आप 25 से 95 भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 70। समझ में आ गई? परिसर को ही हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं परास। दिए गए आंकड़ों की परास, अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो आप मेरी इन सवालों के जवाब दे पाएंगे क्या कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रस्तुतिकरण कब करते हैं और कैसे करते हैं? परास क्या होती है, आंकड़ों की परास या परिसर क्या होती है? इन दोनों सवालों के जवाब आप दे देंगे किसी को भी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बारंबारता बंटन सारणी की, और हम देखते हैं कि बारंबारता क्या होती है, किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। आपने एक सर्वेक्षण किया, ठीक है, किसी भी चीज़ का आप कर सकते हैं, प्राप्तांकों का कर सकते हैं या लंबाइयों का कर सकते हैं, भारों का कर सकते हैं, साक्षरता दर का कर सकते हैं, जो मर्जी हो आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। उस सर्वेक्षण में कोई आंकड़ा बार बार आ रहा है, जैसे कि अगर हम लंबाइयों की बात करें, आप कक्षा 10 में हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की अगर हम लंबाई की बात करें तो ज़्यादातर विद्यार्थी 4.5 फुट के होंगे,
है ना। तो बार बार रोल नंबर 1 भी 4.5 फुट का, फिर रोल नंबर 2 4.3 फुट का आ गया, फिर ये आ गया 4.5 फुट का, फिर दूसरा विद्यार्थी हमने लिया 4.2 फुट का, एक थोड़ा हमारा छोटा बच्चा है 4.0 फुट का, और उसके आगे तो और भी छोटा वाला है। ठीक है, ये कन्या है, ये कन्या जो है 5.1 फुट की है, थोड़ी लंबी कन्या है। ये इसके पड़ोसी, इसकी सहेली जो है, इसकी सहेली है वो 4.5 फुट की है। ठीक है ना। इसका भाई भी क्लास के अंदर है, 5.1 फुट वाली लड़की का 5.4 फुट का है वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं लंबाई के संदर्भ में। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये कितनी बार आया है, ये कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 4.5 की जो बारंबारता है, कितनी बार रिपीट हुआ है बारंबारता, वो हो गई 3। 4.2 वाला 4.3 की बारंबारता 1 है, 4.2 की बारंबारता 1 है, 4 की बारंबारता 1 है, 3.5 की बारंबारता 1 है। 5.1 और 5.4 की बारंबारताएं भी कितनी हैं इस सर्वेक्षण में जो मैंने अभी अभी आपकी क्लास का किया है, उसमें क्या है, 1 है। यानी कि कोई आंकड़ा जितनी बार आएगा ना सर्वेक्षण में, वो नंबर, वो संख्या जितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो 3 उसकी क्या है, बारंबारता। 10 बार आ रहा है तो 10 उसकी क्या है, बारंबारता है। अच्छा, आंकड़ों को कैसे गिनेंगे? आंकड़ों को गिनने के लिए आपने पूर्व कक्षाओं में देखा है, हम किसका यूज करते हैं, मिलान चिन्ह का यूज करते हैं। किसका, मिलान चिन्ह का। ठीक है, जैसे 4.5 आ गया, एक बार आ गया तो अब एक टैली लगा देंगे, फिर दोबारा आ जाएगा तो इसके पास में एक और टैली लगा देते हैं, फिर एक और बार आया तो 3 एक और टैली हो गई, और 4 आता है तो 4 लाइन खींच के टैली लगा देते हैं। 5वीं बार भी आंकड़ा आता है तो फिर क्रॉस करके आप क्या लगाते हैं, टैली लगाते हैं। तो मिलान चिन्ह आपको पता है ना, 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे, फिर 3 डंडे, फिर 4 डंडे, 5वें के लिए हम काटते हैं। समझ में आई ना आपको बात? तो जब आंकड़े आपके पास दे दिए जाएं और फिर आपको उनकी बारंबारताएं नोट करनी हो, तो पहले उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मिलान चिन्ह बनाते हैं। कैसे, जैसे आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, 4.1 एक टैली लगा दी, फिर दोबारा 4 पॉइंट आ गया, 2 टैली लगा दी, 3 लगा दिए, 4, फिर 5वें में काटा, फिर 1, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10वें में काटते हैं। याद है ना, आपने छोटी कक्षाओं में बहुत बार किया है। बारंबारता आपको समझ में आ गई। कोई भी आंकड़ा जितनी बार आएगा वो उसकी क्या होगी, बारंबारता होगी। उदाहरण के माध्यम से समझिए, एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक हैं और मुझे ऑफिस में बुला लिया गया है। हेडमास्टर साहब ने मुझे बुला लिया और पूछा कि चलो बताओ 30 विद्यार्थियों के कितने कितने नंबर आए। तो क्या मैं बता पाऊंगा? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बंटन सारणी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, बहुत सारे आंकड़े हैं। तो अलग अलग तो मैं नहीं बना सकता, अलग अलग तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आंकड़े क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 30 विद्यार्थियों के नंबर हैं, 30 के नाम ले लेके मैं उनके नंबर बताऊंगा तो कितना समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सारणी बनाऊंगा। सारणी बनाऊंगा कैसी, ऐसी। एक तरफ तो मैं बता दूंगा प्राप्तांक और एक तरफ मैं लिख दूंगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और कैसे नोट करेंगे, देखिए प्राप्तांक अगर हम देखें तो सबसे छोटा प्राप्तांक ले लेते हैं, पहला है 10। 10 कितनी बार है इसके अंदर वो देखते हैं। इसमें इस लाइन में 10 नहीं है, इधर देखिए 10 है क्या, और इसमें भी 10 नहीं है। तो 10 के लिए हमारे पास एक मिलान चिन्ह भी बता देते हैं बच्चों आपको, मिलान चिन्ह। वैसे आपको ये चीज़ें आती हैं मिलान चिन्ह वाली। तो 10 एक ही बार है, एक मिलान चिन्ह, एक डंडा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, फिर अगला आंकड़ा देखिए 20। 20 को देखिए बच्चों, 20 देखिए, 20 दोबारा कहीं आया है क्या, इसमें 20 नहीं, यहाँ 20 नहीं, इधर भी 20 नहीं, 20 नहीं है। 20 सिर्फ एक बार है तो एक टैली मार्क लगेंगे। ऐसे ही अगला आंकड़ा अगर हम देखें 36 को अगर मैं देखूं तो देखिए 36 एक बार, ये दूसरी बार, एक बार 36 हमने देख लिया है तो हमने एक टैली लगा दी। फिर हमने दूसरी बार 36 देखा तो हमने दूसरी टैली लगा दी। तीसरी बार देखा तो 3 टैली लगा देंगे। टैली का मतलब लाइन प्यारे बच्चों, और 3 ही हैं तो 3 टैली का मतलब 3।
फिर अगला आंकड़ा देखिए 92, अगला आंकड़ा 92, 92 कितनी बार है, 92 ढूंढिए। एक बार आ गया तो एक टेली, ऊपर वाली लाइन में दूसरी लाइन में एक बार है तो ये एक टेली, और नीचे वाली लाइन में एक बार है तो ये एक टेली। ये इस तरीके से आप टेली लगाते हुए मिलान चिन्ह लगाते हुए क्या बना सकते हैं, एक सारणी बना देंगे, एक सारणी बना देंगे। और ये जो सारणी आप बना रहे हैं ना बच्चों, इस सारणी को ही आप बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। लेकिन ये बारंबारता बंटन सारणी में जो आंकड़े आप लिख रहे हैं, क्या उनका समूह बनाया है आपने? बिल्कुल समूह नहीं बनाया। ये एक अपने आप में आंकड़ा है, ये अपने आप में आंकड़ा है, ये भी आंकड़ा है, ये खुद से एक आंकड़ा है, कोई आंकड़ों का समूह नहीं है। तो ऐसी सारणी को हम बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हम इसको बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? जब हम समूह बना के लिखेंगे ना, जब हम आंकड़ों का समूह बनाएंगे और समूह बना के लिखेंगे तो उसको फिर हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो एक तो हो गई बारंबारता बंटन सारणी। कब बनाते हैं? जब बहुत ज़्यादा आंकड़े होंगे। बहुत ज़्यादा आंकड़ों को हम एक एक आंकड़ा बता नहीं सकते, तो फिर उसको हम इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करेंगे ताकि देखकर आसान हो। यहाँ इन आंकड़ों को देखकर आप नहीं बता सकते कि 88 कितने विद्यार्थियों के आए, लेकिन अगर मैंने टेबल में लिख रखा है, जैसे 36 का मैं पूछूं तो आप डायरेक्ट देख के बता देंगे कि 3 विद्यार्थियों के आए हैं सर। तो ये पढ़ना आसान है, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। समझ में आई ना बात? चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण कर लेंगे। 10 कितने विद्यार्थियों के आए थे, 1 विद्यार्थियों के लिए मिलान चिन्ह भी लगा देंगे। 20 के लिए 1, 36 3 के आए हैं, 40 4 विद्यार्थियों के लिए आए हैं। ऐसे ही अलग अलग अंक और अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या आपको देखने को मिल रही है। कुल योग हमेशा बारंबारताओं का योग, जितने टोटल आंकड़े थे वो उनके बराबर आएंगे। हमने 30 विद्यार्थियों की बात की थी, तो बारंबारताओं का योग भी 30 आएगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए आगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन किसको बोलते हैं? जब आंकड़े क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। लेकिन आंकड़ों का परिसर भी बहुत ज्यादा हो, परिसर भी क्या हो, बहुत ज्यादा हो। जैसे कि इस अभी पहले जो हमने उदाहरण देखा, इसमें जो आंकड़े थे वो ज्यादा नहीं थे। एक 10 अंक वाला आंकड़ा था, एक 20 वाला, एक 36 वाला, 40 वाला, 50 वाला आंकड़ा, 56 वाला आंकड़ा। और इसके अंदर अगर ऐसे आंकड़े भी होते 11, 12, 13, 15, 20, ठीक है ना, और भी बहुत सारे आंकड़े होते, तो फिर इस टेबल को देखो, अभी कितनी लंबी टेबल बनी है। तो और भी अगर नए आंकड़े होते तो और भी ज्यादा बड़ी टेबल बनती। तो फिर हम 4-5 पेजों में टेबल ही बनाते रहेंगे। अगर 100 विद्यार्थियों के अगर मार्क्स हमें दिखाने हैं और 100 के में से 40 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो 40 आंकड़े अगर आप दिखाओगे तो 40 तरीके के आंकड़े होंगे। तो आंकड़े जब ज्यादा तरीके के होते हैं तब फिर हम उनको बारंबारताओं के साथ भी नहीं दिखा सकते। फिर हमें उनको क्या करना पड़ता है, समूह बनाना पड़ता है। तो यदि सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़े का परिसर क्या हो, उच्च हो, और आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो प्रत्येक आंकड़े को बंटन सारणी में दिखाना संभव नहीं होता है। हर एक आंकड़े को हम सारणी में दिखाएंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। अतः हम क्या करते हैं, आंकड़ों को विभिन्न वर्गों या मतलब समूहों में विभाजित करके सारणी में दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। दोनों बातों आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप हर एक आंकड़ा सारणी में दिखा के बारंबारता सारणी बना रहे हो तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। लेकिन अगर आपने आंकड़ों का समूह बना दिया है, कैसे बनाते हैं समूह, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने समूह बना दिया है तो उस बारंबारता बंटन को हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में वर्गों या समूहों को, जो वर्ग या समूह बनाए जाते हैं उनको हम वर्ग कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल कहेंगे।
और उनके अंतर को हम बोलते हैं वर्ग माप या वर्ग अंतराल की माप। वर्ग माप या वर्ग अंतराल की माप कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में एक छोटी संख्या होती है जिसको निम्न सीमा कहते हैं या निचली सीमा कहते हैं, और बड़ी संख्या होती है उसको उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। अब देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको मैंने बता दी है, जो छोटी संख्या होगी वो लोअर लिमिट और बड़ी संख्या अपर लिमिट। लेकिन वर्ग होते क्या है, बनाते कैसे हैं, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए अब आपके पास ये आंकड़े हैं, कितने हैं, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। एक महीने बाद लगाए गए पौधों में से बचे गए पौधों की संख्या थी 100। तो विद्यालय थे और हर एक विद्यालय ने 100 पौधे लगा दिए। थोड़े दिनों बाद में कुछ पौधे मर गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। फिर बचे हुए पौधों का हमने देखा कि जो सबसे पहला विद्यालय था उसमें से तो 5 खत्म हो गए, 95 बचे, फिर 67 बचे, फिर 28 बचे, फिर 32 बचे। अब मैं एक एक बताऊंगा ना, बोर हो रहे हो ना, मैं एक एक बताने बैठ जाता हूँ। चलो 35, फिर अगले विद्यालय के विद्यालय नंबर जो भी है 1 2 3 4 5 6, विद्यालय नंबर 6 के पास 65 पौधे बचे हैं, 7 के पास 69 पौधे बचे हैं। ऐसे बताते जाऊंगा और 1 घंटा आपका मैं खराब कर लूंगा, आप भी दूसरों का खराब कर लेना। इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन हर एक आंकड़े को अलग अलग दिखाना क्या है, तर्क संगत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, कि अगर हम ऐसे आंकड़ों को एक एक को बताएंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में रख देंगे तो फिर वो अर्थपूर्ण नहीं होगा। चलिए फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से आंकड़े हैं। इसके अंदर एक तो 95 है, एक 67 है, एक 28 है, एक 32 है, एक 65 वाला आंकड़ा है और एक 69 वाला आंकड़ा है। फिर एक 33 वाला आंकड़ा भी आ गया, 98 वाला आंकड़ा भी आ गया, 96 वाला आंकड़ा भी आ गया, 76 वाला आंकड़ा है। फिर देख लेंगे कि कौन सा कितनी बार आया है। 42 वाला एक आंकड़ा है, 32 वाला एक आंकड़ा है, 38 वाला है, 40 वाला एक आंकड़ा है, फिर 69 95 वाला तो हमने लिख ही लिया है, 92 वाला लिख लिया है, 83 वाला एक आंकड़ा है। तो अगर हम ऐसे भी देखें कि कौन कितने आंकड़े हैं कुल मिलाकर और उनकी बारंबारताएं लिख दें तो भी बहुत सारे आंकड़े हो रहे हैं। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन सारे आंकड़ों को हमें अलग अलग समूहों में बांटना पड़ेगा। तो अलग अलग समूहों में कैसे बांट सकते हैं, देखिए बच्चों, हम देखते हैं ऐसे विद्यालय देखते हैं जिनके पास बचे हुए पौधों की संख्या 0 से 20 है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 उनके पौधे नष्ट हो गए। तो देख लीजिए 0 से 20 तक का तो कोई भी आंकड़ा इसके अंदर नहीं है, तो कोई भी टैली नहीं लगाएंगे। 20 से 40 वाले कितने बचे हैं, 20 से ज़्यादा, 20 पौधे या 20 से कहाँ तक, 40 तक, ठीक है ना। 40 तक का मतलब 40 को शामिल नहीं किया जाता। ये भी देख लीजिए बच्चों, जब ये आप वर्ग अंतराल बना रहे हो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, तो आप कितने ते का अंतर ले रहे हो, 20 का अंतर ले रहे हो। इसे ही बोलते हैं वर्ग माप, ये इधर जो संख्याएं आपने लिख रखी हैं छोटी संख्याएं हैं क्या, अगला एक वर्ग की, इस वर्ग की ये छोटी संख्या, इसकी ये छोटी संख्या, इसकी ये छोटी संख्या। तो पहले छोटी संख्या लिख रहे हो जिसे हम बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट LL, और इधर जो लिखी हुई हैं वो बड़ी संख्याएं लिखी हैं UL, अपर लिमिट, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऐसे चलेगा, है ना। और ये वर्ग माप आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये कितने हैं, 17 हैं, गिन लीजिएगा। 20 से 40 तक का मतलब है 20 को शामिल किया जाएगा, 40 वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। 40 को शामिल किया जाएगा लेकिन 60 को शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरीके से गिनिएगा। ये एक परंपरा ही है बच्चों कि हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को तो शामिल करते हैं लेकिन अपर लिमिट को शामिल नहीं करते। समझ में आई मेरी बात। तो 17 के लिए आप मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 16 17, इस तरीके से मिलान चिन्ह भी आप बना लीजिएगा। तो ये हो गया क्या, अच्छा रिप्रेजेंटेशन। अब आप बता सकते हैं कि देखिए सर ऐसे कोई भी विद्यालय नहीं है जिसमें 0 से लेकर 20 तक
पौधे बचे हैं। लेकिन ऐसे विद्यालय जिसमें 20 से 40 तक पौधे बचे हैं वो 17 हैं। 40 से ज़्यादा, 40 से लगाकर 60 से कम तक किसमें पौधे हैं? 20 विद्यालयों में हैं। 60 से लगाकर 80 वाले कितने हैं? 28 विद्यालय हैं। और ज़्यादातर विद्यालय 35 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अभी भी 80 से लेकर 100 पौधों तक बचे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको बोलेंगे हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी द्वारा प्रदर्शन करना। ठीक है, अब यहाँ एक बात देखिए, ये जो क्रमागत वर्ग अंतराल है, इसके बाद वाला ये, इसके बाद वाला ये, इसके बाद वाला ये और इसके बाद वाला ये, इन क्रमागत वर्ग अंतरालों में मैंने ली है पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा अपने अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर, फिर ये उच्च सीमा इस निम्न सीमा के बराबर, ये उच्च सीमा इस निम्न सीमा के बराबर, ये उच्च सीमा इस निम्न सीमा के बराबर। तो अगर ऐसा वर्ग अंतराल आप लेते हो जिसमें किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अपने आगे वाले अपने से आगे आने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर हो, या मैं कह सकता हूँ किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अपने से पहले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा के बराबर हो, तब ऐसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन को हम बोलते हैं संतत बारंबारता बंटन। क्या बोलते हैं? संतत बारंबारता बंटन। और अगर वैसा नहीं है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? असंतत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, जैसे कि ये अभी देखिए, ये बंटन सारणी उदाहरण संख्या 4 में जो आपको सारणी दी गई है उसमें देखिए वर्ग अंतराल तो आपको दिया गया है 31 से 35, 36 से 40। इस वर्ग की माप 4 है, इस वर्ग की माप भी 4 है, इस वाले की वर्ग की माप भी 4 है। वर्ग अंतराल की माप सब में कितनी है बच्चों? 4 है। सब में वर्ग अंतराल की माप 4 है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल की माप आपको समझ में आ गई। ये निम्न सीमाएं हैं, ये उच्च सीमाएं हैं। निम्न सीमाएं, उच्च सीमाएं आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मैं देखता हूं तो 35, 36 अलग अलग, 40, 41 अलग अलग, ये अलग, ये अलग, ये समान नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ग की उच्च सीमा इसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है। तो ये कैसा बारंबारता बंटन है? असंतत बारंबारता बंटन, असंतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। अब देखिए बच्चों, अगर इसको मेरे को सतत बनाना हो, किसी भी असंतत बारंबारता बंटन को सतत बारंबारता बंटन बनाया जा सकता है इस तरीके से। कैसे? आप क्या करेंगे बच्चों? देखिए, असतत को सतत बनाने के लिए आप पहले ये देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। क्या देखेंगे? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अच्छा, किसकी उच्च सीमा और किसकी निम्न सीमा? कई सारे वर्ग अंतराल हैं, तो जिन वर्ग अंतरालों को आपको सतत बनाना है, इन दोनों को कंटिन्यूअस बनाना है, तो इन दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को देखिए। फिर इनको बनाना है तो इनको देखिए, इनको बनाना है तो इसको देखिए, फिर ऐसे देखते जाइए। अब देखिए, सभी में एक का अंतर दिख रहा है आपको, सभी में एक का अंतर दिख रहा है। तो जो अंतर है वो है 1 का, तो 1 के अंतर का आधा कर लीजिए, 1 के अंतर का आधा कर लीजिए। ये जो आधा है, आधा का मतलब हो गया 0.5। तो निम्न सीमा में से घटा लीजिए और उच्च सीमा में जोड़ दीजिए। मतलब इनमें तो आप 0.5 कम करते जाइए और इनमें आप 0.5 जोड़ते जाइए। तो निम्न को निम्न करो और उच्च को और उच्च कर दो। ठीक है, तो फिर संतत बन जाएगा। देखिए, 30 में से 0.5 घटाओगे तो 30.5 आ जाएगा, 35 में 0.5 जोड़ोगे तो 35.5 आ जाएगा। तो इधर वालों में 0.5 घटाइए, इधर वालों में 0.5 जोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? दिया गया असंतत बारंबारता बंटन संतत बारंबारता बंटन बन जाएगा। एक चीज आप नोट करके रखेंगे, जब हम परंपरागत के अनुसार बात करते हैं तो उच्च सीमा वाले आंकड़े को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं करते। ये 40.5 इस वर्ग अंतराल में नहीं आएगा, इस वाले में आएगा, है ना। तो परंपरा के अनुसार हम क्या करते हैं? निम्न सीमा को तो इंक्लूड करते हैं वर्ग अंतराल में, लेकिन उच्च सीमा को नहीं करते। तो आज मैंने आपको क्या क्या बता दिया बच्चों
कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, प्रस्तुतिकरण का तरीका जो है बंटन सारणी वाला वो कैसे करेंगे। तो कब तो व्यक्तिगत श्रेणी हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगी, कब बारंबारता बंटन बनाएंगे, कब वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाएंगे। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन भी दो तरीके के होते हैं, संतत और असंतत। सभी की चर्चा मैंने आपसे कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई है सारी बातें। तो प्रश्नावली 14.2 अब आप खुद से हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।